नमस्कार। अब हम बात करते हैं मैसूर की तरफ चल रहे थे। आज की भाषा में इसे कर्नाटक कहते हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम सभी को पता है, सीएम सिद्धरामैया हैं हमारे, ठीक है? और डेप्यूटी सीएम हैं शिव कुमार जी हैं। चलिए तो हम बात करते हैं आज की बात। तो आज हम आंग्ल मैसूर के युद्ध में दूसरे चरण की बात करेंगे, यानी दूसरे युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सभी एक बार इंडियन हिस्ट्री में डाल लीजिए, यानी इंडियन हिस्ट्री, और ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है। कौन सी है? मॉडर्न हिस्ट्री, यानी हमारे भारत का आधुनिक इतिहास, यही तो है। चलिए, और इसमें हम सब क्लियर आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे आप सभी, ठीक है? आप सभी सहमत हैं इस बात से? तो हम कर रहे थे आंग्ल मैसूर वॉर, यानी बिटवीन आंग्ल मैसूर वॉर, यानी अंग्रेज और मैसूरों के बीच में याद क्या चल रहा था? या युद्ध चल रहा था। चलिए, ओके। इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एंग्लो एंग्लो मैसूर वॉर, और ये एंग्लो मैसूर वॉर है। देखो, आपको एक बात बता दूं मैं एक बार, ये सच है कि आपको एक बात थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी, क्योंकि आज के समय पे शिक्षक वही है जो बच्चों को मीठी मीठी गोलियां नहीं देता है। मैं आपको कोई मीठी गोली नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चों, आपका ये फ्यूचर है, आपका ये एक एम है, आपका गोल हो सकता है, ड्रीम हो सकता है यार। मैं आपको गोली कैसे दे सकता हूं? गोली का मतलब है कि आपको मीठी मीठी मैंने चुपड़ी चुपड़ी बातें बता देता हूं और इससे आप खुश हो जाते हो। तो ऐसा शिक्षक मैं बनूं, इससे अच्छा है कि मैं ना ही बनूं। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप एक देश के भविष्य हो, आप देश का निर्माण करने वाले हो। देश के विकास में आपकी भागीदारी, आपका योगदान बहुत कुछ हद तक हो सकता है। लेकिन मैं ये मीठी गोलियां देके, चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, आपको खुश रख के, मैं शायद एक शिक्षक तो बन सकता हूं, लेकिन एक सफल शिक्षक नहीं बन सकता। तो मैं आपसे एक बहुत पोलाइटली तरीके से बात कह रहा हूं, और आज आपको बुरी भी लगे तो माफ कीजिएगा। मैं ऐसा कोई आपके बात को, दिल को हर्ट नहीं करना चाहता। किसी भी चीज को लेके किसी भी लड़के को या लड़की को बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता ना, ठीक है? मैं लड़कों और लड़कियों दोनों से ये बात कहना चाहता हूं कि आज जैसा मैं देख रहा हूं जो माहौल है, ठीक है? देखो, याद रखना, किसी भी रिश्ते में रहना, किसी भी रिलेशनशिप में को बनाना, बात बुरी नहीं है, बात अच्छी है। यानी किसी भी रिलेशनशिप को यदि बना रहे हो, ठीक है, या आप बस में हो, आप उसको समय दे रहे हो, ये बात बुरी नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूं, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जीवन में अकेला रहे, इससे अच्छा है कि वो साथ में रहे। चलिए, लेकिन एक बात और है, एक बात और है। आज लेक्चर थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा तो दिल है बताने का। अब आपका सुनने का दिल है तो आप सुनिएगा, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी रिश्ते को बनाना, किसी भी रिश्ते में रहना एक बुरी बात नहीं होती, एक अच्छी बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आज के समय की डिमांड क्या है, आपका गोल क्या है? यानी क्या आप अपने लक्ष्य को भूल तो नहीं गए हो? क्या आप अपने जो घर से जो गोल लेकर आए थे, जिन्होंने घर को छोड़ा था केवल इसी के बेस पर कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, बनने में देरी हो रही है, ठीक है, लेकिन प्रयास कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप अपने काम में लगे हुए हैं, एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, आपका कोई गोल भी नहीं है, और आप रिलेशनशिप में किसी दूसरे को इतना समय दे चुके हैं, इतना समय दे रहे हैं कि आपने अपना सब कुछ गवा ही दिया है। तो वो रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, वो जहर की तरह आपको धीरे धीरे खा। तो मेरा मानना आपसे यही है। एक बहुत बड़े विचारक हुए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। विचारक कैसे है, या लोग पंक्ति के रूप में कहते हैं, एक पंक्ति कह देता हूं आपसे। पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि, यानी आप अपने टाइम को बटरफ्लाइज के साथ चेज मत करिए। आपने सुना भी है, लेकिन पूरा नहीं सुना शायद आपने। पूरा सुनिए एक बार। आप अपने टाइम को बटरफ्लाई के साथ चेज मत करिए। बटरफ्लाइज मतलब होती हैं जो चीजें आपको आकर्षित कर रही हैं। और क्या हो सकता है? आज की दुनिया में, आज के समय में सबसे बड़ी बटरफ्लाइज हैं आपके सामने सुंदर स्त्रियां होंगी। ठीक है, हकीकत है। आप भी नहीं मुकर सकते, मैं भी। और लड़कों खासकर सुन लो कि आप अपने टाइम को बटरफ्लाइज के साथ चेज मत करिए।
वरना एक दिन क्या होगा, बटरफ्लाईज उड़ जाएंगी और आप अकेले रह जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप अपने आप को इंप्रूव करके, आप अपने आप को इंप्रूव करके, अपने गोल्स पर फोकस करके एक ऐसा गार्डन बनाइए। एक गार्डन का मतलब होता है सफलता अचीव करना। उस सक्सेस को अचीव कीजिए, एक ऐसा गार्डन बनाइए जिसमें ये बटरफ्लाईज खुद उड़कर आए और वहां पर बैठे। ठीक है, तो बटरफ्लाईज के साथ टाइम चेस करने से अच्छा है कि आप अपने आप को इंप्रूव करें, अपने आप को प्रमोट करें। ठीक है, अपने आप पर फोकस करें और एक ऐसा गार्डन बनाएं जिसमें बटरफ्लाईज खुद उड़कर आए और बैठे आपके साथ। क्योंकि ये हकीकत है कि आने वाले समय में लोग आपके प्रयासों को या आप क्या चाहते हैं लाइफ से वो कोई नहीं देखेगा, केवल यही पूछेगा कि हु आर यू, आप कौन हैं। तो आपको जवाब देना होगा कि आई एम डैश डैश डैश। अब जो भी आप बनना चाहते हैं, आई एम डैश डैश। अब इस डैश डैश को आपको भरना है तो देख लीजिए, नहीं भरना है तो आपके हाथ में जिंदगी। मैं तो उतना ही कर, बस बटरफ्लाइज के पीछे मत भागिए। मैं फिर बता रहा हूं, जिस दिन बटरफ्लाइज के पीछे जितना भागोगे, ये बटरफ्लाइज एक दिन उड़ के फुर हो जानी है, कुछ नहीं बचेगा। तो ये एक ऐसा गार्डन बनाइए जिसमें बटरफ्लाइज ये खुद उड़कर आए और आपके साथ बैठें, आपके साथ टाइम चेज करें ये लोग। ठीक है, चलिए तो इंडियन हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर की मैं बात कर रहा था और मैसूर वॉर में मैं दूसरे वॉर की बात कर रहा था। तो आप सभी डालेंगे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में मैं ये कराने वाला हूं आप सभी को। जैसे थोड़ी सी बैकअप हिस्ट्री देख लेते हैं कि दूसरा युद्ध कब हुआ था बच्चों, एक बार मैं समझा देता हूं पूरा। देखो, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर एक चीज पे हुआ था। पहला, सॉरी, मैं पहले एंग्लो मैसूर वॉर की बात कर रहा हूं आपसे, शॉर्ट में लिख दूं, चलेगा? चलिए, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, आप सभी को पता है 68 से 69 के बीच हुआ था, नहीं हुआ था? हुआ था। इसमें एक संधि की गई थी बच्चों, 1769 ईस्वी में एक संधि थी जिसका नाम था मद्रास की संधि। आप सभी को पता है कि हैदर अली अंग्रेजों को मैंगलोर पर आक्रमण करके जब मद्रास तक घसीट कर लाया था, तो वहां पर एक उसने मद्रास की संधि की थी। क्या की थी? मद्रास की संधि की थी। और यह मद्रास की संधि साबित करती है कि हैदर अली की जीत साबित हुई थी। अब हैदर अली जब जीत गया था, तो हैदर अली और जीतने वाला ही संधि करता है, हालांकि उसमें हारने वाला भी बैठा होता है। संधि का मतलब होता है समझौता और समझौते का मतलब होता है राजीनामा। दोनों के बीच में राजीनामा हो गया, हार जीत को बोलते हैं, चलो दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, ये होता है संधि का अर्थ। तो संधि का मतलब हुआ कि हाथ बढ़ाते हैं, दोस्तीनामा करते हैं। अब कुल मिला के ये था कि हैदर अली ने अंग्रेजों से एक संधि करवाई, मद्रास की संधि, और मद्रास की संधि में यह बोला गया, क्या बोला गया? तो इसमें कौन थे? इसमें आपके हैदर अली था, में कौन था? हैदर अली, और वर्सेस कौन था? अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों से हैदर अली ने बोला कि भाई सुनो, संधि में आपको एक शर्त माननी होगी और हारने वाला हमेशा शर्त मानता भी है, क्योंकि जीतने वाला तो राजा है, जीतने वाला तो किंग हो गया क्योंकि वो जीता है। और जीतने वाला व्यक्ति हारने वाले व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है। जैसे आपने ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेला है, तो ट्रूथ एंड डेयर के गेम में क्या होता है कि जिसकी तरफ एक निशाना होता है, तो कुल मिला के वो हार गया, यानी अब उसका नंबर है। तो अब बैठे हुए सभी लोगों में से कोई भी व्यक्ति उसको चैलेंज दे सकता है कि ट्रूथ या डेयर, तो वो कहेगा ट्रूथ, तो चलो आप एक सच बताओ दुनिया पर, एक अपनी लाइफ का। ठीक है, या सच दिया जाता है तो वो बताना पड़ता है, या फिर उसने डेयर किया है तो फिर डेयर बात, मतलब कुल मिला के ट्रुथ करे या डेयर करे, वो उस गेम में फंसना तो उसका है ही है, क्योंकि गेम ही इस तरीके का है। क्या करें, कभी कभी तो उल्टे उल्टे क्वेश्चन आ जाते हैं ग्रुप में, दोस्त बैठे हैं सारे और ट्रूथ एंड डेयर मैंने बहुत खेला है। अब उस समय क्या था, बच्चे फंसा देते हैं, क्योंकि सच भी बोलोगे तो सच ऐसा बोलना पड़ेगा जो आज तक नहीं बोला, क्योंकि भाई छुपाने का मतलब क्या होता है, कुछ राज ऐसे होते हैं जो छिपाए जाते हैं दोस्तों से, सारे कुछ नहीं बताए जाते। अब वही उन्हीं राजों में से दोस्त पकड़ लेता है एक सच को। चलिए, लेकिन अब डेयर आपने चूज कर लिया, तो डेयर में ऐसा काम करने को दे देंगे आपको जो आपने आज तक नहीं किया होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप में उसकी क्वालिटी है ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने गेम में हिस्सा लिया है। तो वही चीज है, अंग्रेजों को भी वही काम करना पड़ रहा था। अंग्रेजों ने क्या बोला, हैदर अली से बोला कि बताइए भाई क्या संधि करनी है। तो हैदर अली बोलता है कि सुनिए, आप हार तो चुके ही हैं, मंगलौर से मद्रास तक तो मैंने घसीटाई है, अब संधि के लिए तुमने मना कर दिया, तो मद्रास से अब सीधा कन्याकुमारी घसीटूंगा। अब सुनिए, तो हैदर अली कहता है अंग्रेजों से
कि सुनिए अंग्रेजों, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। अंग्रेज बोलते क्या वादा देना है भाई साहब, बताइए, हम तो हाजिर हैं वादा देने के लिए। ठीक है, चलिए, अब अंग्रेज ये जानते थे कि वादा बनते ही तोड़ने के लिए हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, कौन सा प्रॉमिस, वादे प्रॉमिस बनते ही ब्रोकअप के लिए हैं, तोड़ने के लिए। तो चलिए, हैदर अली से बोला कि चलिए हम आपको प्रॉमिस देते हैं। अब क्या प्रॉमिस देना है? हैदर अली बोलता है कि यह संधि इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि कल को आने वाले भविष्य काल में यदि हैदर अली यानी मैसूर पर कभी भी मराठाओं का आक्रमण होगा तो आप मराठाओं की तरफ हिस्सा नहीं लेंगे और यानी मेरे मराठाओं से सुरक्षा करेंगे। यह था अंग्रेजों का वादा जो दे दिया गया और हैदर अली संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। तो इस संधि में यह बोला गया था। मैं इस बात को लिख देना चाहता हूं नोट लगा के, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों। चलिए, तो यहां पर लिख दीजिए नोट, और नोट में आप एक बार लिख दीजिए कि इस संधि में, इस संधि में अंग्रेजों को, इस संधि में अंग्रेजों को हैदर अली की, हैदर अली की आने वाले समय में, हैदर अली की आने वाले समय में, आने वाले समय में, आने वाले समय में मराठाओं के आक्रमणों से रक्षा करनी है। मराठाओं के आक्रमणों से रक्षा करनी है। बस, इस संधि में सिग्नेचर हो गए। और संधि पे सिग्नेचर का मतलब होता है कि जैसे ये प्रमाण हो गया, ये क्या हो गया, सबूत हो गया भाई साहब। चलिए, अब साहब आगे क्या होता है, सेकेंड एंग्लो वॉर में कुछ घटना घट जाती है 1771, यानी मद्रास की संधि के ठीक 2 साल बाद 1771 ईस्वी में क्या होता है कि मराठा जो होते हैं, मराठा कौन, ठीक है, मराठा। देखो, मैसूर के युद्ध में, अंग्रेज और मैसूर के युद्धों के बीच में केवल 3 चीज घूमेंगी। हैदर अली घूमेगा, या हैदर अली का पुत्र घूमेगा टीपू सुल्तान, जो बाद में आएगा। हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेज, और अंग्रेज तो थे ही, उसके अलावा कौन है और, निजाम हैदराबाद का, और एक मराठा। ये 4 ही लोग हैं जो आसपास घूमते रहते हैं बस। और इसमें से 2 पलटू कौन है, एक तो पलटू राम है मराठा, और दूसरे हैं निजाम। उस समय मराठा और निजाम जो थे ये आपस में पलटू राम थे, कभी इधर तो कभी उधर, जिसका पलटा भारी उधर। निजाम नहीं देगा आपने कैसे पहले युद्ध में पलट पलट गया। जब हैदर अली की हार हो गई थी पहले चरण में, पहले वॉर की बात कर रहा हूं, तो उस समय निजाम तो उसके साथ था। जैसे ही हारा, पाला बदल दिया अपना, और पाला बदलते ही 1766 में पाला बदला था इसने, ठीक है। और जब हैदर अली जीत गया तो फिर उसकी तरफ आ गया। तो कुल मिला के 1771 में अब कहानी शुरू होती है। इसके ठीक 2 साल बाद, इसके ठीक 2 साल बाद, 2 years लेटर, ठीक 2 साल बाद क्या होता है, कहानी कुछ ऐसी है कि 1771 में मराठा हैदर अली पर आक्रमण कर देते, और हैदर अली पर नहीं, मैसूर पर आक्रमण कर, हैदर अली पर, या फिर लिख सकते हैं कि मैसूर पर, हैदर अली पर या मैसूर पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं। लेकिन हैदर अली को इस बात पर गुस्सा नहीं था कि वो मराठा आक्रमण कर रहे हैं। हैदर अली को इस बात का दुख ज्यादा था कि अंग्रेजों ने जो हैदर अली को मद्रास की संधि में जो वादा दिया था उससे अंग्रेज पूरी तरह मुकर गए। यानी अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन कर दिया। और मद्रास की संधि का उल्लंघन का मतलब होता है कि जिस समय मराठा मैसूर पर आक्रमण करने आए थे उस समय अंग्रेजों ने मराठाओं का साथ दिया था, यानी मराठाओं के खिलाफ नहीं हुए थे। जबकि इस संधि में क्या बोला गया था, इस संधि में बोला गया था कि हैदर अली की सहायता करेंगे अंग्रेज, और जबकि अंग्रेज सहायता किसकी कर रहे हैं, मराठाओं की सहायता कर रहे हैं। ये कितनी गलत बात है ना, ये देख लिए। अब कर दिया ना धोखेबाजी, बस यही धोखा इनकी फितरत में था अंग्रेजों की में। तो 1771 में मराठा हैदर अली पर आक्रमण करते हैं, लेकिन हैदर अली ने, लेकिन हैदर अली ने
मद्रास की संधि को एक विश्वासघात के रूप में पाया। मद्रास की संधि को एक विश्वासघात की तरह, घात का मतलब होता है चोट लगना, विश्वास पर चोट लगी है, उसके उसके फेथ पर चोट लगी है। जब आपको पता है कि आपके साथ जब विश्वासघात धोखा होता है तो आपको कितना बुरा लगता है यार। आप 6 महीने तक निकलते नहीं हो, देवदास की तरह बैठ जाते हो, देवदास रामदास की तरह बैठ जाते हो बन के, और चल रही है सिगरेट पे सिगरेट और चल रहा है नशे पे नशा। तो आप पूछा क्या हुआ, सर जी कुछ नहीं, ब्रेकअप हो गया। देवदास बने बैठे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हो आप। अब हैदर अली के साथ तो यही हो रहा है ना। हैदर अली कैसे निकल सकता है भाई, लेकिन हैदर अली है, वो राजा है भाई साहब। और राजाओं की फितरत में होता है कि उन्हें अपने दर्द को सहन कर आगे बढ़ना पड़ता है। ये राजाओं की एक जीवनी है, ये राजाओं की कहानियां हैं, राजाओं का इतिहास रहा है कि राजाओं ने कभी भी एक जगह बैठकर देवदास नहीं बने वो। अरे तू नहीं तो कोई और सही, एक डायलॉग है ना, कोई वो नहीं तो फिर कोई और सही। लेकिन ये इस मामले में हैदर अली थोड़ा डिफरेंट था। हैदर अली ने कहा कि बेटा मराठाओं, तुम आक्रमण तो कर लो, तो एक तो तुम्हारा तो मैं चूर चूर करूंगा ही, लेकिन अंग्रेजों को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। इन अंग्रेजों को तो भाई साहब जो जो आएगा सीधा सीधा काटूंगा, सीधा। क्योंकि अब जो आएगा, क्योंकि इनके लिए यही शब्द बढ़िया है, इनसे अब पूजा आरती बहुत करवा ली, अब इनके कटने का टाइम आ गया है। हैदर अली अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत सुसज्जित, बहुत व्यवस्थित, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड किंग। मैं इसको ऑर्गेनाइज्ड किंग कहता हूं। ये पूरे अपने माइंड से चलता था। इसके पास दिल था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन के पास एक व्यवस्थित दिमाग भी था, व्यवस्थित पारदर्शिता वाली नीतियां भी थी, है ना। इसको कहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपेरेंस पॉलिसी इसके पास। इसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपेरेंस पॉलिसी का भी ये मास्टर था। लेकिन अब जब मद्रास की संधि को एक विश्वासघात के रूप में पाया, और कैसे पाया, अर्थात कह सकते हैं अर्थात मद्रास की संधि के तहत, अर्थात मद्रास की संधि के तहत अंग्रेजों को अंग्रेजों को अंग्रेजों को हैदर अली की मराठाओं से रक्षा करनी थी। हैदर अली की मराठाओं से रक्षा करनी थी, लेकिन इन्होंने नहीं की, क्योंकि ये तो धोखेबाज थे शुरू से, और धोखेबाज रहे हैं। रक्षा करनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। तो लिख देंगे कि लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। और जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब यह क्या है कि हैदर अली तो फिर गुस्से में आया था। तो हैदर अली गुस्से में आकर सीधा क्या हुआ, तो लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे हैदर अली गुस्से में आया। हैदर अली ने इसका बदला लेने के लिए, अब देखो सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, मराठाओं ने आक्रमण किया हैदर अली पर, कब किया, 1771 में। अब हैदर अली मराठाओं पर गुस्सा नहीं है, क्योंकि मराठा तो आक्रमण करेंगे, लेकिन जो कौन था, अंग्रेज थे। ये प्रॉमिस करके भाई साहब पीछे मुकर गए, जबकि मराठाओं ने तो ऐसा कोई प्रॉमिस तो नहीं किया था ना भाई। मराठा तो कभी साथ थे कभी नहीं थे, कभी साथ थे कभी नहीं थे। देखिए जो व्यक्ति संधि पर अपना सिग्नेचर कर देता है, वायदा निभाने के लिए कह देता है, वो व्यक्ति वायदे से मुकर जाए तो उसका ज्यादा बुरा लगता है। भाई मान लो आपके लाइफ में कोई ऐसा शख्स आया जिसने मुंह जबानी तौर पर बोला, या ये हाथ पे हाथ डालकर बोला आपसे कि सुनो मेरे महबूब, मेरे प्यारे व्यक्ति, कि
कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी या छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जब ये आंखों में आंख डालकर जब ये बात कही जाती है तो आपको कितना सुंदर लगता है कि यार कि ये व्यक्ति तो हमारा ही है, ठीक है, इस जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन बाद में क्या लगता है, अरे इस जैसे तो दुनिया में भरे पड़े हैं। तो बस यही चीज, यानी जब कोई व्यक्ति आंखों में आंख डालकर और हाथ में होल्ड करके और कस के पकड़ के ये कहता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? ऐसा होता नहीं है। ऐसा केवल फिल्मों में और केवल एक काल्पनिक दुनिया में, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ऐसा होता है, हकीकत में नहीं होता ऐसा। तो वही बात थी, यानी हाथों में हाथ डाल के और आंखों में आंख में मिला के और लफ्जों से अंग्रेजों ने बोला, हैदर अली हम तुम्हारे साथ हैं, मराठाओं को पक्ष में नहीं लेंगे और हम तुम्हारा सुरक्षा करेंगे। हैदर अली बेचारा यहाँ ठीक है भैया, लेकिन हैदर अली के साथ जो हो रहा था वो गलत। तो हैदर अली को मराठाओं पर गुस्सा नहीं था कि हैदर अली गया मराठाओं के पास और बोलता है कि मराठाओं सुनो, तुमने हम पे हमला किया, हमें बुरा नहीं लगा, तुम्हारा तो काम था अटैक करना, ठीक है, तुमने किया, तुमने तो अपना काम किया। अब मैं तुमसे ये चाहता हूं कि मैं अंग्रेजों की बात पर गुस्सा, यदि आज हमने अंग्रेजों को खत्म कर दिया तो यकीन कहता हूं, यकीन के साथ, कि हम जो भी अपना सांठगांठ कर लेंगे, मैं तुमको कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता। एक्चुअली में क्या था कि अंग्रेजों, जो ये मराठा थे ना, ये अंग्रेजों की तरफ क्यों जा रहे थे? ये निजाम अंग्रेजों की तरफ क्यों जा रहा था बार बार? मुझे बताइए एक बार, ये पालक क्यों बदल रहे थे? मैं इनको पलटू राम क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अंग्रेजों ने एक अफवाह फैला दी थी मैसूर में, और वो अफवाह कुछ ऐसी थी कि भाई हैदर अली मैसूर पर जब तक राज करेगा तब तक वो मराठाओं की शक्ति को उभरने नहीं देगा, यानी मराठाओं का तब तक वो खात्मा कर देगा। और कुछ ऐसी हबो हवा, कुछ ऐसी गलत फहमियां पूरे मैसूर में फैल गई कि मराठा और हैदर अली, सॉरी निजाम, ये दोनों क्या थे, हैदर अली के हमेशा खिलाफ हो, कभी साथ देते तो कभी नहीं देते। और इनके साथ देने या ना देने की वजह से, इनके दोगलेपन की वजह से ही हैदर अली बेचारा मारा गया। और एक दिन मारा गया, बस ही बता रहा हूं मैं, लेकिन मारा नहीं गया, वो मरा था युद्ध लड़ते लड़ते। इसलिए मैं आज हैदर अली को शहीद की उपाधि देता हूं। खैर, बदला लेने के लिए हैदर अली ने क्या किया, पहले तो मराठाओं को अपनी तरफ लिया। हैदर अली प्लस मराठा और प्लस एक व्यक्ति तो है जो सबसे महादोगला व्यक्ति है, उसका नाम है निजाम। तो निजाम को अपनी तरफ ले लिया। अब इन्होंने क्या किया, 1771 में ही एक क्या बना लिया, एक गुट बना लिया। 1771 में क्या बना लिया, एक गुट बना लिया। अब जब ये गुट बना तो इस गुट से घबराकर अंग्रेज कहने लगे, भाई साहब हैदर अली ने हमें मद्रास की संधि करवाने पर मजबूर कर दिया था, अब ये व्यक्ति 3 व्यक्ति के साथ आ रहा है, सोचो ये हमें कौन कौन सी संधि नहीं करवा देगा, तो भैया इसको रोको। तुरंत क्या हुआ, 1773 में अंग्रेजों ने घबराकर, इस गुट से घबराकर क्या किया, सीधे सीधे हैदर अली के मैसूर में जाके एक माहे नाम की बस्ती थी जो फ्रांसीसियों की बस्ती हुआ करती थी, उस फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा कर लिया। समझे? तो कुल मिला के क्या हुआ, इस गुट से घबराकर, यानी आपका हैदर अली और प्लस में निजाम और मराठा तो साथ में ले लिए थे इसने, तो मराठा इस गुट से घबराकर, ये गुट बना था आपका 1771 में। और 1771 ईस्वी में क्या हुआ, एक्चुअली में इस गुट से घबराकर, आप लिख सकते हैं इस गुट, गुट का मतलब होता है ग्रुप कह दो, ठीक है, ग्रुप कह दो या कोएलिशन कह दो, कोएलिशन है ना, एक ही बात कह सकते हैं, चलो कोएलिशन कह देते हैं, कोएलिशन, ठीक है। तो कोएलिशन यानी गठबंधन कहते हैं इसको, ठीक है। कोएलिशन से घबराकर, कोएलिशन से घबराकर, गठबंधन से घबराकर, घबराकर अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर की बस्ती, मैसूर की बस्ती माहे, कौन सी, माहे की बस्ती, तो मैसूर की बस्ती माहे जो कि कौन सी थी, ये फ्रांसीसी बस्ती, क्या थी, एक फ्रांसीसी।
क्योंकि आप सभी को पता है हैदर अली को फ्रांसीसियों का बहुत समर्थन था। हैदर अली जो शक्तिशाली था ना, ये शक्तिशाली तो था ही, लेकिन शक्तिशाली होने के साथ महाशक्तिशाली इसलिए भी था क्योंकि इसकी जो सेना थी हैदर अली की, वो फ्रांसीसी सेना की तर्ज पर ट्रेन थी और पूरी तरह प्रशिक्षण लेती थी। यानी इसकी सेना पूरी तरह फ्रांसीसी की तर्ज पर ट्रेनिंग ले चुकी थी और फ्रांसीसियों का बहुत बड़ा समर्थन था ये हैदर अली के लिए। हैदर अली फ्रांसीसियों को पसंद करता था और फ्रांसीसी पूरा अपना जो भी पैसा था वो हैदर अली पर लगा रखा था। हैदर अली, तू बस अंग्रेजों को खत्म कर, हम तेरे साथ हैं। तो फ्रांसीसी कुछ ऐसा कर रहे थे, यानी फ्रांसीसी भी अपना खेल खेल रहे थे धीरे धीरे, वो चुप नहीं बैठे थे। क्योंकि आप सभी को पता है कि काउंट डिलाली वाला सिस्टम, वो कोंटरू वाला, जो गोडहू वाला सीन आपको याद है, बांडीवास का याद है आपको सभी को, वो वाला। तो फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा कर लिया, अब कब्जा इसलिए किया ताकि हैदर अली क्या हो जाए, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाए। यानी इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए अंग्रेजों ने, हैदर अली ने जब गुट बनाया तो इसको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, इस कोएलिशन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसकी बस्ती में जाके कब्जा कर ली। क्योंकि फ्रांसीसी हैदर अली की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी ताकत थे तो सबसे बड़ी कमजोरी। जो व्यक्ति आपको समर्थन दे रहा है, हमारे इतिहास में ये बात है और आज के समय में भी ये बात लागू होती है। अब सुन लेना एक बात कान खोल के, कि आज के समय में जो आपका सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा समर्थन करता है, समर्थन करता मतलब जो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका मित्र ही क्यों ना हो, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। आप देख लीजिए ना, आप यही देख लीजिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी सिस्टर मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे मैं कहता हूं चलो कि मेरा भाई, मेरे बड़े भाई जो हैं, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यानी जब भी मुझे कुछ होता है, मेरा डिमोटिवेशन होता है, मुझे वो मोटिवेट करते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, मेरे हर कदम पे मेरे साथ रहते हैं, मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ चलते हैं। लेकिन कल को यदि बड़े भाई को कुछ उल्टा सीधा ना हो, लेकिन फिर भी हो जाए, तो सबसे बड़ी आंच मुझे लगेगी। यानी मुझे कितना बुरा लगेगा यदि कोई उनके साथ कोई बदतमीजी करेगा, तो उनको लेके कोई मुझसे काम करवाएगा तो क्या होगा। जैसी फिल्मों में देखा नहीं है, ये काम करो वरना तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। तो वो व्यक्ति मजबूरी में अपने माँ बाप की खातिर वो क्या कुछ नहीं कर पाता जो उसे करना ही नहीं चाहिए। इसलिए कुल मिला के कहते हैं कि वही बात थी। यानी हैदर अली की सबसे बड़ी ताकत फ्रांस हुआ करती थी, और फ्रांस जब ताकत थी, जो व्यक्ति सबसे बड़ी ताकत है वही व्यक्ति आज के समय। इसलिए इसे याद रखना, किसी भी व्यक्ति को अपने दिल के करीब उसी को लाना जिसमें आप झेलने की पावर हो, आप में सहन शक्ति करने की पावर हो, ठीक है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि भाई भाई के लिए तो कुछ, एक डायलॉग चलता है ना ब्रो कोड में, कि भाई के लिए तो कुछ भी, भाई पे आंच आएगी उससे सबसे पहले मुझ पे आंच आएगी। क्या मतलब है इस बात का यही मतलब है। जब आप अकेले होते हो तो ना, तो कहते हैं ना कि अकेले व्यक्ति के पास ना तो पाने के लिए, सॉरी, अकेले व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए सब कुछ होता। तो मैसूर की बस्ती माहे पर कब्जा कर लिया, लेकिन हैदर अली को तो भैया ये डबल गुस्सा दिला दिया इन्होंने। और डबल जब गुस्सा होगा तो अब ये व्यक्ति तो ना इधर छोड़ेगा ना उधर छोड़ेगा। एक तो पहले तो मराठाओं को, यानी पहले तो हैदर अली की सहायता नहीं की तुमने, और उसके बाद माहे पर आ गए, मतलब दोहरा गुस्सा। और दोहरा गुस्सा तो भाई साहब आ जाओ, फिर हैदर अली अब इनको नहीं छोड़ेगा। अब हैदर अली ने क्या किया, तीनों कोएलिशन के साथ मिलके सीधे युद्ध में 1780 ईस्वी में, यानी 1773 से ये कब्जा किया था डीएस 1773 ईस्वी में, आपको बता दूं। और 1773 ईस्वी से 1780 में क्या किया, 1780 में हैदर अली ने अंग्रेजों के जनरल कमांडर बैली को परास्त कर दिया। क्या कर दिया, परास्त कर दिया। कह देंगे हैदर अली ने, यानी हैदर अली वर्सेस एक युद्ध हुआ,
ठीक है। हैदर अली ने 1780 में अंग्रेजों की माही की बस्ती पर बैठा, सॉरी फ्रांसीसी बस्ती पर बैठा माहे पर एक अंग्रेजी जनरल था जिसका नाम था कमांडर बेली। तो हैदर अली वर्सेस अंग्रेजी जनरल जिसका नाम था कमांडर बेली। कमांडर बेली, और इसको क्या कर दिया साहब, इसको परास्त कर दिया गया। कुल मिला के क्या कर दिया, परास्त की। और परास्त किसको किया, कमांडर बेली को किया। तो परास्त कर दिया, यानी कुल मिला के इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई हार, और इसकी क्या हो गई, इनकी हो गई जीत। और भाई साहब अंग्रेज घबरा गए, अंग्रेजों ने माही की बस्ती को खाली कर दिया। बोले कि भाई साहब ये व्यक्ति पागल हो गया है। कोएलिशन के साथ युद्ध किया था, कोएलिशन के साथ, है ना, ये था आक्रमण, और पूरी माहे की बस्ती खाली करवा दी इनसे। लेकिन दूसरी बात क्या हुआ, दूसरी बात देखिए इसके आगे क्या होता है। इसके आगे ये चीज होती है, कुल मिला के जैसे जीत हुई ऐसे इनकी हार हो गई। अब उस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। मैं आपको बता दूं उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, अंग्रेजी गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, सबसे पहले सोचा कि हैदर अली जीत क्यों रहा है, अच्छा निजाम और मराठों की वजह से जीत रहा है ये व्यक्ति, इसको तो हमें नीचे लाना पड़ेगा। यानी कुल मिला के उसने निजाम और मराठा को पहले अपनी तरफ लिया कि पहले तुम इधर आओ, पलटू रामो इधर आओ तुम्हारे, यानी तुम हैदर अली को जिता रहे हो, मतलब हम तुम्हें समर्थन दे दे के थक गए और तुम हैदर अली को जिताए जा रहे हो, तुम इधर आओ पहले। तो कुल मिला के निजाम और मराठाओं को पहले अपनी तरफ ले लिया। ठीक है, इसमें हैदर अली अकेला नहीं था, हैदर अली के साथ मराठा भी थे इसमें, और इसमें निजाम भी था। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के इन दोनों को पहले अपनी तरफ लिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने, तो मराठा बोले ऐसे नहीं आएंगे खाली हाथ, कुछ दो पहले, हाँ, यानी लालच, रिश्वत। तो निजाम बोला ऐसे तो नहीं आऊंगा, ये तो महा रिश्वतखोर था भाई। तो हैदराबाद के निजाम ने बोला कुछ दो, तो इनको क्या कर दिया, गुंटूर का क्षेत्र दे दिया, ये मैसूर में है। तो एक्चुअली में वॉरेन हेस्टिंग्स ने निजाम और मराठाओं को गुंटूर का प्रदेश दे दिया, कि भैया लो, एक तिहाई हिस्सा ले लो, दोनों बांट लो, चलो अब तो आ जाओ। तो भैया निजाम और मराठा अपनी तरफ आ गए, अंग्रेजों की तरफ आ गए, गुंटूर का प्रदेश दे दिया। जब गुंटूर का प्रदेश दे दिया तो कुल मिला के कौन सा गुट बन गया, अब अलग नया कोएलिशन बन गया, और इसे बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। जैसे कि पॉलिटी में बोलते हैं ना, अब कोएलिशन बनता है, और एक कोएलिशन क्या बनता है, ये बनता है कोएलिशन, इसको बोलते हैं हिंदी में गठबंधन। क्या बोलते हैं, गठबंधन। तो एक कोएलिशन बनता है, और उस कोएलिशन का नाम है, पहले बोलते हैं अंग्रेज, और गुंटूर दिया है तो मराठा भी आ गए, और जब गुंटूर दिया है तो निजाम भी आ गए। यानी कुल मिला के ये हो गया अपना पूरा कोएलिशन। यानी अंग्रेजों की जगह पहले कौन था, हैदर अली, इसमें जीत गया, उसके बाद मराठा निजाम को यहां अपनी तरफ कर लिया, यही तो थे, यही तो पलटू राम है। ठीक है भैया, समझ गए, ये नया कोएलिशन था, अंग्रेज मराठा निजाम। लेकिन और आपको बता दूं, अंग्रेजों की तरफ से जब इस कोएलिशन के साथ हैदर अली पर आक्रमण हुआ, जब इस कोएलिशन के साथ, आपको बता दूं 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में अंग्रेज, यानी अंग्रेजों प्लस और एक थे मराठा और एक थे निजाम हैदराबाद के, तो निजाम इनके साथ जैसे ही आक्रमण होता है, किस पर, हैदर अली पर, हैदर अली पर क्या हुआ, आक्रमण हुआ, तो इसे बोलते हैं आक्रमण। ये सब आक्रमण होता है यहां पर, और जैसे ही इस व्यक्ति पर आक्रमण हुआ, तो कुल मिला के ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ही इस व्यक्ति पर आक्रमण होता है
तो हैदर अली में इतनी हिम्मत थी कि उसने कोalition को भी हरा दिया। तो कुल मिला के हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने जब परिणाम निकला, लिख देंगे कि हैदर अली ने अंग्रेजी जनरल यानी अंग्रेजी कमांडर सर आयरकूट को हरा दिया, सर आयरकूट को परास्त किया। यानी इस व्यक्ति के हिम्मत की हमें दाग देनी पड़ेगी कि आज भी इतनी हिम्मत है कि आज ये व्यक्ति कोalition को हराने के लिए भी ताकतवर है। कोalition का मतलब गठबंधन कहते हैं, समझे ना। कुल मिला के मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि पहले युद्ध की तरफ आप एक बार गौर मारिए और गौर करिए इस बात पर कि पहले युद्ध में भी हैदर अली ने अंग्रेज, मराठा और निजाम इन तीनों कोalition को हरा के अंग्रेजों के मंगलौर पर आक्रमण करके और मद्रास तक घसीट कर तो 1769 में मद्रास की संधि को करा के इस बात के लिए बाध्य कर दिया था कि कल को मराठा दी हमारे पर वॉर करें तो कल को आप रक्षा करोगे। यानी जीता तभी संधि तो की। तो कुल मिला के दूसरे युद्ध में भी इस व्यक्ति ने साबित कर दिया, क्या कर दिया कि आज भी तुम कोalition लेके आ जाओ लेकिन आज भी मैं ही ताकतवर हूं। देखो एक तरफ तीन व्यक्ति और एक तरफ अकेला हैदर अली है ना। खैर बहुत अच्छी बात निकली। तो हैदर अली जीता। जब हैदर अली जीतता है मुझे पता नहीं दिल से अंदर से अंतरात्मा की खुशी मिलती है। ऐसे ही जीतता रहता, ऐसे ही हमारे भारत से अंग्रेजों को भगाता रहता। लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था और किस्मत को जब मंजूर नहीं था तो क्या हुआ, लेकिन हैदर अली को इतनी चोट पहुंची, चोट मतलब इंजरी, शारीरिक चोट होती है ना, घाव लग जाना, कट लग जाना, यहां से कट। हैदर अली इतनी चोट पहुंची कि हैदर अली युद्ध मैदान में इतना घायल हुआ लड़ते लड़ते, है ना। एक तो झांसी की रानी पर मुझे याद आता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। और एक बात मुझे याद आती है, हैदर अली युद्ध मैदान में मारा नहीं गया है, मरा है। और मरा ना कह के मैं से बोला गुजरा हूं, यानी शहीद है। जो व्यक्ति अपने मैसूर के लिए युद्ध मैदान में लोगों को मारते मारते मरा हो, जीतते जीतते मरा हो, उसकी कभी हार नहीं हो सकती, वो हमेशा विजेता ही रहेगा, उसे मैं शहीद बोलूं। कुल मिला के हैदर अली की बात में क्या होता है तो लिख देंगे यहां पर कि युद्ध के बाद, मतलब युद्ध के बीच में ही होता है, युद्ध के दौरान। और जब युद्ध के दौरान की बात मैं आपसे बताता हूं तो क्या होता है तो लिख दें युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को, 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को, 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की युद्ध के दौरान ही मृत्यु हो गई। और जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो आप समझ लेते हो, लेकिन हैदर अली का एक पुत्र टीपू सुल्तान, उस व्यक्ति के खिलाफ इतिहास में कुछ उल्टा सीधा भी बोला गया, आलोचना भी की गई, कुछ समर्थन भी रहा है, अच्छी बातें भी रही हैं कुछ। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहले डिबेट करने से पहले यदि किसी भी बच्चे को डिबेट करने का मन है, पहले वो किताब पढ़कर आए, पहले वो चीज़ों को क्लियर करके आए, तब डिबेट करने में मजा आए। आपको टीपू सुल्तान अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या फिर बहुत ही बुरा लगता है, या फिर बहुत ही अच्छा लगता है। एक मिनट रुकिए। तो कुल मिला के यही चीज समझानी तो है आपको। ऑफलाइन बैचेस में कभी कभी क्या होता है
कुछ बच्चे इस बात पर अड़े रह जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि टीपू सुल्तान को, आज हम देख रहे हैं ना बेटा, ये इसरो देख रहे हैं, डीआरडीओ देख रहे हैं, अमेरिका का नासा देख रहे हैं, और कई सारी इजराइल की स्पेस एजेंसी देख रहे हैं, रॉकेट दागी जा रही हैं, युद्ध हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल बन रही हैं भारत में, और हमारी भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रही है। इसके पीछे किसका कारण है पता है तुम्हें? आज जो हम मिसाइल लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, हमारे चंद्रयान 3 की बात कर लें, चाहे हम चंद्रयान 4 की तरफ जाने वाले हैं, अंतरिक्ष मिशन की बात कर लें, स्पेस मिशन की बात कर लें, आज जो भी आज देख रहे हो ना बच्चों, ये पूरा अपना जो आज ये पूरा जो परसेप्सिया है, पूरा मैटर है, ये एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, चैट जीपीटी की बात, लाइक दैट, ऑल टेक्नोलॉजीज बात करें, आज हमारे भारत में जो भी आप देख रहे हैं, ये हजारों यानी आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पहले भी हो चुका है। सर कैसे? तो मैं क्या 4G 5G चलता था क्या? मैं 4G 5G नहीं चलता, लेकिन उस समय बताया जाता है कि टीपू सुल्तान, कौन? टीपू सुल्तान को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक और जनक कहा। ये व्यक्ति, इसे बोलते हैं द फादर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना योग्य व्यक्ति, इतना दूरदर्शी व्यक्ति। आज तक मैं बता रहा हूं, राजतंत्र के समय पे एक तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पिता तो कहा ही जाता है, जनक तो कहा ही जाता है टीपू सुल्तान जी को, लेकिन टीपू सुल्तान को और भी कुछ कहा जाता है। उस समय, जिस समय राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्ची सिस्टम था, मोनार्ची सिस्टम में रहते हुए भी टीपू सुल्तान लोकतंत्र का समर्थक था। इसका लोकतंत्र का, यानी ये व्यक्ति डेमोक्रेसी की परिभाषा जानता था कि क्या होता है डेमोक्रेसी। सोच रहे हो, उस समय जिस समय राजा का बेटा राजा बनता था, उस समय लोकतंत्र को जानता था, और लोकतंत्र का मतलब होता है चुनाव, जनता की सहमति। भाई लोकतंत्र में दो ही तो बेस होते हैं, एक तो जनता की सहमति और एक इलेक्शन, वही तो लोकतंत्र है। लेकिन एक ही प्रमाण के आधार पर लोकतंत्र को डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस बात पर था, बताओ, यानी टीपू सुल्तान लोकतंत्र को भी जानता था, पहली बात। दूसरी बात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रॉकेट का लॉन्चर का जनक माना जाता टीपू सुल्तान को, दूसरी बात। और तीसरी बात और सुनिए, अभी तीसरी बात में और बोला गया कि टीपू सुल्तान धर्मनिरपेक्षी था, टीपू सुल्तान पंथ निरपेक्ष का सिद्धांत का पालन करता था, जिसे बोलते हैं सेकुलरिज्म। टीपू सुल्तान जो था वो सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा सपोर्टर था, और जो व्यक्ति सेकुलरिज्म का सपोर्टर है वो कभी भी धर्म विरोधी नहीं हो सकता, वो कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। आप मुझे बताइए, क्या सेकुलरिज्म यही कहता है क्या कि आप हिंदू हो तो मुसलमान की आलोचना करो, आप मुसलमान हो तो हिंदू धर्म को नीचा दिखाओ? कभी नहीं कहता। हमारे संविधान का आज सेकुलरिज्म, और हमारी स्वर्गीय पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी ये कह गई हैं क्या कि धर्म निरपेक्ष का होना सही अर्थों में मानना यह है कि यदि लोग अपने अपने धर्मों में बने रहें और दूसरे धर्मों में जाने की पूरी स्वतंत्रता रखते हैं, और अपने अपने धर्मों में बने रहने के साथ साथ वो यदि अन्य धर्मों का भी सम्मान करते हैं, तो हमारी परिभाषा यही धर्मनिरपेक्ष है। वो परिभाषा नहीं है कि आप एक धर्म में रहते हुए दूसरे धर्मों को नीचा दिखाएं, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाता। आप अपने धर्म, आज के टाइम पे यही तो हो रहा है, धर्मनिरपेक्ष जब लोगों में नहीं रहा, सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तुम? मैं कभी कभी देखता हूं कि ट्रेवल में, मेट्रो में, या कभी कभी वीडियो में, आजकल एक रील्स बहुत वायरल हो रही थी कुछ समय पहले, कि हिंदू व्यक्ति ने एक मुसलमान के व्यक्ति को ये जबरन कहने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम जय श्री राम बोलो। एक लाइक दैट ऐसा वीडियो था मेरे सामने, जो मैंने देखा, मैं आपको बता रहा हूं, जबकि मैं उस जगह था नहीं, मैं कोई न्याय नहीं करने वाला था कि भैया मैं जाऊंगा। वीडियो देखी थी मैंने कहीं की, और वो मेट्रो की थी, और ऐसे जो कांड होते हैं दिल्ली मेट्रो में ही होते हैं और नहीं होते कहीं। तो मैंने ये देखा, तो मैंने ये देखा कि एक हिंदू व्यक्ति मुसलमान व्यक्ति को ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि वो जय श्री राम बोले। अरे भाई,
हाँ, मैं मानता हूं आज मैं एक हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, सच में मुझे अपने हिंदू होने पर बहुत गर्व भी है, लेकिन मुझे अपने धर्म पर मान भी है। मैं हिंदू हूं, सच में, और मैं अपने धर्म पर बहुत सम्मान भी करता हूं, मैं इसका आदर भी करता हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने धर्म को ऊपर मानता हूं तो मैं अन्य धर्मों को नीचा मानूंगा, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए इस्लाम भी वही है, तो मेरे लिए ईसाई भी वही है, तो मेरे लिए सिख भी वही है, और जैसा मैं खुद हूं, बात खत्म। तो ऐसा टीपू सुल्तान नहीं। टीपू सुल्तान एक मुसलमान होते हुए भी क्या करता है, क्या करता है, अन्य धर्मों का पालन करता है। लेकिन कुछ आलोचक कहेंगे कि इस हिंदू मंदिर तोड़वाए थे, लाइक दैट, मैं नहीं मान सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसका प्रमाण नहीं। अब पीछे से दलाल सेना क्या करती है, जब आपको भी पता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद, जो इसे अकबर के नाम से जाना गया बाद में, जलालुद्दीन मोहम्मद की सेना, जबकि अकबर ऐसा था ही नहीं, जलालुद्दीन मोहम्मद कभी ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी सेना ने रियासतों में जाकर उसके पीठ पीछे से जजिया कर वसूला, और नाम किसका बदनाम हुआ, अकबर का, पहली बात। दूसरी बात, उसके पीठ पीछे से जाकर छोटी छोटी रियासतों में जाकर मंदिरों को लूटा, जबकि अकबर को पता ही नहीं। अब नाम किसका बदनाम हुआ, अकबर का। तो कुल मिला के इतिहास हमें यही सिखा रहा है, गलती किसकी है, आप पहले पढ़ के आए। जब अकबर को यह पता लगा आमेर के काली माता का मंदिर मेरी सेना के द्वारा लूटा गया है, कई वर्षों के बाद पता चला है, जब अकबर ने कड़ी कार्रवाई की कि इस रियासत का सूबेदार कौन था उस समय, छीट के लाओ उसको। कुल मिला के यही रुतबा और यही पावर होती। चलिए खैर कोई नहीं, अब आते हैं हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान। लेकिन तो लिखेंगे, लेकिन लेकिन हैदर अली के पुत्र, लेकिन हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान, देखो मैंने सुना सुना है लेकिन मैंने देखा कभी नहीं है, मतलब मैं प्रमाण के साथ नहीं कह रहा ये बात, मैंने सुना सुना है कि टीपू सुल्तान की तलवार में धार इतनी तेज थी कि वो 10 ढालों को पार कर जाती। बच्चों भैया मुझे बताना ये सच है या कहीं सुनी है मैंने, मतलब मैंने सुनी है ये बात मुझे पता है, किससे सुनी है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन किसी ने मुझसे बोला था, स्टूडेंट ही था शायद, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ा, पर मैं भी प्रमाण के साथ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने सुनी थी बात। तो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, और जब युद्ध जारी रखा है तो कुल मिला के मैं ये बात बोलना चाहूंगा, युद्ध जारी है, युद्ध तो जारी है, लेकिन आखिर में टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ गई, क्योंकि टीपू सुल्तान तैयारी के साथ नहीं आया था। टीपू सुल्तान जो था वो बीच में आया, और इसने सोचा कि ऐसा करते हैं युद्ध को टाल देते हैं और फिर करेंगे तैयारी के साथ, क्योंकि लंबा युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका, क्योंकि अब से चल रहा है 4 साल से हो गए, जबकि पहला तो 68 में शुरू हुआ, 69 में खत्म हो, ये 80 से चल रहा है, 80 देखना, 80 से 82 से चल ही रहा है। तो कुल मिला के ये युद्ध बहुत लंबा खिंच गया था, इसलिए क्या किया परिणाम स्वरूप, अरे इस पे कर देते ना, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप ये होता है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ, टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली, जिसका नाम था कौन सी संधि की है, मंगलौर की संधि। कौन सी, मंगलौर की संधि। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 1784 में कर ली थी, ठीक है, चलिए 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि की, खत्म। चलिए, तो मंगलौर की संधि को याद रखना डियर, 1784 में यह संधि हुई। पहली संधि मद्रास की संधि थी, दूसरी संधि मंगलौर की संधि थी, और तीसरी आएगी श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो हम कल कराएंगे, आज नहीं कराएंगे, आज लंबा लेक्चर हो जाएगा, वरना फिर आप बोलोगे सर बहुत बोर करते हो हमको, आप बहुत लंबा खींच देते हो कभी कभी, इतना मत खींचा करो, हम पे थोड़ी दया करो। तो दया कर ली आप पर आपने, तो दया का मतलब है कि जाओ मुक्त हो जाओ, छोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर आपसे हम, और फिर हम चर्चा करते हैं तीसरे और चौथे युद्ध की। चौथा कोई युद्ध था ही नहीं वैसे,
क्योंकि चौथे युद्ध में तो टीपू सुल्तान को इतने बुरे दिन आ गए थे कि उसको खुद तो अपने दुर्ग में ही छुपना पड़ा और दुर्ग में ही मार दिया गया। ठीक है, जैसे हम मैसूर की राजधानी, अरे हाँ, आप मैसूर की राजधानी आपको बताई नहीं है मैंने, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। क्या है? श्रीरंगपट्टनम। मैसूर की राजधानी हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी बच्चों, तो याद रखना इस बात को डियर। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और अभी के लिए हम ही फिनिश कर देते हैं आपको, ठीक है, आपको मुक्त कर देते हैं क्योंकि आप भी परेशान हो जाओगे फिर। और टीपू सुल्तान के बारे में बता दिया है, तो टीपू सुल्तान के बारे में आप जितना अच्छा पढ़ सको उतना अच्छा पढ़, क्योंकि ये व्यक्ति वास्तव में अच्छा था, मजाक की बात नहीं है, अच्छा था। और मजाक मैं करूंगा भी क्यों आपसे, तो क्योंकि हम तो केवल एक पढ़ाई के मुद्दे पे बात कर रहे हैं और ये प्रमाणिक है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे टीपू सुल्तान की आलोचनाएं लगी कम और तारीफें लगी ज्यादा। तो जिस व्यक्ति की तारीफें ज्यादा हैं, जो व्यक्ति अपने आप को सेकुलरिज्म कहता है, जो व्यक्ति अपने आप को रॉकेट का फादर कहता है, रॉकेट लॉन्चर का फादर कहता है, साइंस एंड टेक का जनक फादर मानता है, उसके बाद वो अपने आप में ये कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्षी हूं, उसके बाद वो ये कहता है कि मैं लोकतंत्र का समर्थक हूं, तो वो जब व्यक्ति कोई कह रहा है और प्रमाण के साथ कह रहा है, तो देखो इस दुनिया में चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसके आलोचक जरूर पैदा हुए हैं और ये तो हो रहा है। विपक्षी जब तक हो, आज भी तो आप कहते हैं अपोजिशन सर अब मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अरे तो मजबूत होना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूं मजबूत होना चाहिए, तभी तो चलता है। अब भाई आज के समय कुछ लोग सरकार से खुश भी हैं तो कुछ लोग सरकार से ना खुश भी हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो व्यक्ति बुरा ही है। देखो कोई भी व्यक्ति बुरा अच्छा नहीं होता डियर, कोई भी व्यक्ति बुरा और अच्छा नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात हकीकत है, चाहे ए ठीक है और बी, ए मान लो एक्स नाम का व्यक्ति है जिसका ए में क्या हुआ, जन्म हुआ, और बी सब बी समय में यानी टाइम है, ये क्या है, ये टाइम है, ए टाइम में उसका जन्म हुआ और बी टाइम में इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो मान लो बी टाइम में इसकी डेथ हो गई। याद रखना कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता। एक्स नाम का व्यक्ति ना तो अच्छा है और ना बुरा है, बल्कि जन्म के समय अच्छा बुरा नहीं होता। तो कुल मिला के वह क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जन्म सॉरी अच्छाई और बुराई के बीच में एग्जिस्ट करता है, मैं यहां एग्जिस्ट करता, अरे सॉरी यहां एग्जिस्ट करता, अच्छा भी होता है और बुरा भी, कभी अच्छा हो जाएगा तो कभी ज्यादा बुरा हो जाएगा, कभी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो कम कम बुरा हो जाएगा, इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। इसलिए कभी ये मत कहना कि तुम बहुत अच्छे हो, कभी ये मत कहना कि तुम बहुत बुरी हो, क्योंकि यहां से फिर आप आदमी को जस्टिस यानी क्या कहते हैं, ऐसे आप जस्टिफाई मत करना ज्यादा, ये कहना कि आप अच्छे और बुरे दोनों हो, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति, ये एक एथिकल लैंग्वेज है जिसको आपको समझना भी होता है, ठीक है। जैसे कि आज मैं कुछ मामलों में अच्छा हूं तो कुछ मामलों में बुरा भी हूं, मैं खुद कह रहा हूं अपने बारे में, कोई दोहराई नहीं है। जैसे आप हो, आपके लिए देखो, जैसे आपके माता पिता कुछ चीजों में आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं तो कुछ चीजों में बुरे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई आदमी 100% परफेक्शन लेकर आए, और जरूरी ये भी नहीं है कि कोई आदमी 100% बुराई बनकर आए, में कोई ना कोई अच्छाई और बुराई जरूर होती है, और उसी के साथ एक इंसान को दूसरे इंसान का जीवन बताना पड़ता है, यही तो लाइफ है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे कल, और कल लेक्चर के साथ मिलेंगे, दूसरे तीसरा और चौथा युद्ध कल कंप्लीट कराएंगे।